हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस. So what first of all we have to discuss the difference between chemical reaction and equation. What is called chemical reaction and chemical equation? Like if magnesium plus oxygen give magnesium dioxide, this is the chemical reaction. Means if two substance mix together and they form one new substance, मतलब जब कोई दो चीज़ें साथ में मिलती हैं और एक नई चीज़ या नई पदार्थ का फॉर्मेशन करती हैं, उनको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं. और जब हम इन्हीं केमिकल रिएक्शन को वर्ड फॉर्मेट में या फिर सिंबल फॉर्मेट में लिखते हैं तो हम उनको केमिकल इक्वेशन कहते हैं. सो दिस वाज ये हमारा एक छोटा सा समरी टाइप का हो गया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का. अब let's start our NCERT. Consider the following situation of daily life and think what happens when milk is left at room temperature during summer. Means if we left the milk at room temperature in summer, so what happens with milk? जब हम कभी भी मिल्क को समर्स के टाइम पे ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं तो दूध हमारा क्या होता है, फट जाता है. और अगर आयरन तवा, पैन या नेल को हम ऐसे ही ह्यूमिड एरिया में या फिर मॉइस्चर में एक्सपोज करके रख देते हैं तो उसमें रस्ट लग जाती है एंड ग्रेप्स फर्मेंट हो जाते हैं. फूड अगर फूड इज कुक्ड, फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी एंड वी रिस्पायर. ये जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं वो एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है. मीन्स व्हेन वी लेफ्ट आवर आयरन आर्टिकल इन मॉइस्चर सो इट गेट रस्ट. सो ये जो चीज़ें हो रही हैं, जो पहले हमारा आयरन था Fe, फिर वो चेंज हो रहा है Fe2O3.X2O में, दैट इज़ कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन. और जब आयरन रस्ट में चेंज हुआ ये केमिकल रिएक्शन हुआ. और जब हम इसको Fe+H2O ऐसा करके राइट करते हैं तो हमारा ये केमिकल इक्वेशन बन जाता है. इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सबस्टेंस हैव सम आउटवर्ड चेंज. मीन्स जो चीज़ हमारी इनिशियल स्टेज पे थी वो फाइनल स्टेज पे कुछ और है. इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं. वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल changes of matter in our previous classes. We discussed about physical and chemical changes in the previous classes. Whenever a chemical change occurs, we can say that chemical reaction has taken place. जब भी कोई chemical change होता है, यानी कि first of all we have to differentiate between physical change and chemical. We study about chemical reaction. First we have to know about physical change and chemical change. So in this picture we clearly see that a physical change is the change of matter that occurs without changing the chemical composition of matter. Means ऐसा चेंज जिसमें मैटर का सिर्फ केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं चेंज हो रहा है, सिर्फ फिजिकली अपीयरेंस चेंज हो रहा है, उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं. फॉर एग्जांपल पेपर का एग्जांपल लेते हैं. इफ़ वी लाइक ए शीट ऑफ पेपर, इफ़ वी कट द पेपर इन टू पीसेस बट स्टिल इट इज़ पेपर. मीन्स अगर हम एक बड़े सीट ऑफ पेपर को पीसेस में कट कर देते हैं लेकिन फिर भी हम उसको पेपर ही तो कहेंगे, उसको एक पीस ऑफ पेपर ही तो कहेंगे. बट इफ़ वी टॉक अबाउट केमिकल चेंज, इट मीन्स द चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर अलॉन्ग विथ फिजिकल चेंज. मीन्स फिजिकल अपीयरेंस तो चेंज होगी ही बट उसके बाद केमिकल भी चेंज हो जाएगा, मतलब केमिकल कॉम्पोजिशन भी चेंज हो जाएगा. अगर उसी पेपर को हम जला दें तो वो पेपर नहीं रहा, अब ऐश बन चुका है. ये हमारा केमिकल चेंज हो गया. फिर जो हमारा फिजिकल चेंज होता है वो यूजुअली रिवर्सिबल होता है. हमेशा रिवर्सिबल नहीं होता है बट यूजुअली वो रिवर्सिबल होता है. लेकिन जो हमारे केमिकल चेंज होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं. मतलब वो अगर एक कर्ड है, मिल्क अगर कर्ड बन गया तो फिर से वो कर्ड मिल्क नहीं बन सकता है. ये हमारा क्या है, केमिकल चेंज है. न्यू प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म्ड. इसमें लाइक पेपर का एग्जांपल हमने लिया. पेपर को हमने कट कर दिया तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं बनी है, बट अगर हमने वही पेपर को जला दिया तो हमें क्या मिल गया, एसेस मिल गए, तो मतलब नया प्रोडक्ट बन गया. सम चेंजेस ऑकर व्हेन हीटिंग और कूलिंग इज डन. ये चेंजेस तब होते हैं जब हीटिंग और कूलिंग इज डन. बट एंड चेंजेस ऑलवेज इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ एनर्जी. और केमिकल चेंज भी या तो हम उसको हीट देंगे या फिर वो जब हीट करके हम उसका केमिकल चेंज करवाएंगे, या फिर जब
वो चेंज होगा तो हमें हीट मिलेगा, मतलब इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय अ केमिकल रिएक्शन, हाउ डू वी कम टू नो टू दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू फाइंड द आंसर टू दीज क्वेश्चंस। तो इन सारी क्वेश्चंस का आंसर के लिए हमें सबसे पहले ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना होगा। तो एक्टिविटी हम एक इसके बाद एक और लेक्चर आएगा, उसमें हम सारी एक्टिविटीज़ कवर कर रहे होंगे। अभी मैं यहाँ पे ऊपर से आपको बता देती हूँ कि हम इस एक्टिविटी 1.1 में क्या करने वाले हैं। बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन मीन्स आपको क्या लेना है, एक मैग्नीशियम रिबन कर लेना है, मतलब मैग्नीशियम रिबन आती है, उसको सैंड पेपर से उस जो दीवारों पे अक्सर या फिर रस्ट को छुड़ाने के लिए जो पेपर आता है उसको सैंड पेपर कहते हैं। सैंड पेपर से मैग्नीशियम रिबन को क्लीन कर लीजिए और फिर उसी मैग्नीशियम रिबन को आप उस किसमें फायर में मीन्स आग में जाकर जलाइए और फिर नीचे ऐश कलेक्ट होगी, उस ऐश को आप कलेक्ट कर लीजिए। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ डैजलिंग वाइट फ्लेम। और जब आप उस मैग्नीशियम रिबन को आप जलाएंगे तो आपको क्या पता मिलेगा, डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ मिलेगा। और वही मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमारा होगा वो वाइट कलर का वाइट पाउडर हमारे चाइना डिश प्लेट या जो भी प्लेट नीचे होगी उस पर कलेक्ट हो जाएगा। तो द पाउडर इज जो वाइट पाउडर हमारे प्लेट में कलेक्ट हो रहा है वही मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ये क्यों बना है, इट इज़ फॉर्म बिकॉज रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम था उसके ऊपर का हमने लेयर साफ़ किया, उसको एयर में के प्रेजेंस में हमने जलाया तो हमें वो मिला। तो ये जो हमारा वो उसके प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में। अब हम देखेंगे एक्टिविटी 1.2। अक्सर हम ऐसे छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को इग्नोर कर देते हैं, बट दीज एक्टिविटीज़ आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट एज अ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक्टिविटी 1.2 में क्या है, टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन टू दिस। एक्चुअली यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने वाला है, इसको मैं आगे पढ़ के बताती हूँ, पहले ये देखते हैं। एक्टिविटी 1.3 में क्या कह रहा है, टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन अ क्लॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। हमें क्लॉनिकल फ्लास्क में या टेस्ट ट्यूब में जिंक ग्रैन्यूल्स लेने हैं, उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। इसमें हम जिंक ग्रैन्यूल्स में बहुत सारे ऑब्जर्वेशन होंगे, वो आपको ऑब्जर्व करना है। और कॉनिकल फ्लास्क या जो भी आपका टेस्ट ट्यूब उसको टच करना है बिकॉज कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो वो हो रहा है या नहीं हो रहा है ये कैसे पता चलेगा, अगर वो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आइए आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम द अबव थ्री एक्टिविटीज वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो जो हमारे ऊपर हमने 3 एक्टिविटीज़ पढ़ी, तो सबसे पहले हमारे जिंक ग्रैन्यूल्स में जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालेंगे तो ZnCl जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा और हमारा जो कॉनिकल फ्लास्क है वो गर्म रहेगा। मीन्स ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें हीट निकलती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हमें हीट देना पड़ता है। मीन्स अगर कोई चीज़ है उसको हम गर्म कर रहे हैं तब वो किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो वो हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन है। बट अगर कोई चीज़ अब में केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उसमें से अब खुद से ही हीट निकल रही है तो वो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और हमारे यहाँ पे H2 गैस। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्लस वी कैन सी दैट देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम ये बात कैसे पता चलेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो केमिकल रिएक्शन हुआ है ये बात पता करने के लिए आपके NCERT कुछ 4 ऑब्जर्वेशन है। पहला, अगर कोई किसी के भी मैटर की स्टेट में चेंज हो रहा है, मीन्स स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड है, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, ऐसा कुछ हो रहा है तो हम कह देंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगर कोई हमने रिएक्शन करा और उसमें कलर का चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, चेंज इन कलर हो रहा है, तो इसको हम क्या कह देंगे कि हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ। इवोल्यूशन, कोई गैस निकल रही है, लाइक हमारे यहाँ पर आपका हाइड्रोजन गैस निकल रहा है तो हमारा ये क्या है, ये केमिकल रिएक्शन। या फिर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। मैं कह रही हूँ यहाँ एक्टिविटी 1.3 में एक्टिविटी 1.3 में आपका क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। मीन्स तो अगर इन चारों
ऑब्जर्वेशन में आपको कुछ भी देखने को मिल रहा है तो हम क्या कह देंगे, हमारा ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो मैंने क्या कहा, जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में करते हैं तो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है। एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन। जब एक मैग्नीशियम रिबन को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। तो जब हम इसको ऐसे लिखते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जो यहाँ पे राइट है ब्लू बोल्ड लेटर्स में, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और फिर केमिस्ट्री इतनी बड़ी है, इतना ज़्यादा हम इसको अगर वर्ड में राइट करेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस, या इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म। तो इसको हम क्या सोचते हैं कि इसको हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में राइट करें। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इक्वेशन। आ गया ना, अगर हम इसको वर्ड इक्वेशन में लिख दें तो ये हमारा ईजी हो जाएगा। द वर्ड इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन वुड बी, तो वर्ड इक्वेशन हमारा क्या है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव। अगर हम इसको ऐसे लिखें कि मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, हमारा ज़्यादा टाइम लग रहा है। फिर हम इसको वर्ड इक्वेशन में लिखते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड इन कंपैरिजन टू आपके लॉन्ग पैराग्राफ, इट्स ईजी, वर्ड इक्वेशन इज ईजी। द सबस्टेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स। जो भी दो चीज़ें रिएक्ट होती हैं, मतलब रिएक्ट होते हैं, लाइक मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, वो उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। और जो ये दोनों मिल करके जो हमें देती हैं, मीन जो हमें मिल रहा है, वो उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। द न्यू सबस्टेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एज अ प्रोडक्ट। अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन दैम। उन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो बना होता है जो सिंबलाइज करता है कि हमारे रिएक्टेंट्स रिएक्शन करके प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। अ वर्ड इक्वेशन शो चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन, या द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। एलएचएस ऑफ में हम अपना रिएक्टेंट्स लिखते हैं, उनके बीच में हम प्लस साइन लगाते हैं। और सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, और अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है तो हम प्रोडक्ट्स में भी प्लस साइन लगाकर लिखते हैं। द एरो हेड पॉइंट टुवर्ड द प्रोडक्ट एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, मीन्स किस डायरेक्शन में हमारा रिएक्शन हो रहा है ये सोच। ये जो लास्ट की लाइन दी हुई ना, ये थोड़ी कन्फ्यूजिंग हो सकती है कि डायरेक्शन क्या है रिएक्शन। डायरेक्शन मतलब कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम डाइऑक्साइड हमारा बन रहा है, पर ऐसा मैग्नीशियम ऑक्साइड से हम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फिर नहीं बना सकते, इसीलिए नीचे कोई एरो नहीं दिया हुआ है। नाउ लेट्स मूव टू, तो अभी हमने लिखा ना वहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। अब इसको केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखना है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशंस? केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कंसाइंड एंड यूजफुल इफ यू यूज केमिकल फार्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड। अगर हम वर्ड्स की जगह केमिकल फार्मूला यूज़ करने लगे तो हमारे लिए और बेनिफिशियल हो जाएगा और हमारा टाइम कंज्यूमिंग, मतलब जो हमारा ये टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है वो हमारा टाइम और बचेगा। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल इक्वेशन क्या किसको रिप्रेजेंट करता है? केमिकल रिएक्शन को। लाइक हम क्या करते हैं, कोई चीज़ बहुत बड़ा है, या लेट मी रिलेट, हाँ, लाइक हमारे स्कूल में हाउसेस होते हैं, रेड हाउस, येलो हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस। तो एक तो ये नाम होता है रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, बट एक और हम उसको आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, येलो को वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हम एट लास्ट तो रिप्रेजेंट अपने हाउस को ही कर रहे हैं, बट एक शॉर्टर वे में कर रहे हैं। तो इफ़ यू रिकॉल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन, द वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन है। मैग्नीशियम को हम कैसे डिनोट करते हैं? Mg, ऑक्सीजन को O2, एंड इट गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब ये बनता कैसे है Mg प्लस O2, वो आपको क्लास 9th में प्रीवियस चैप्टर में केमिस्ट्री के पढ़ाया गया होगा। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS and RHS of the arrow. Is the number of atom of each element, then the equation is unbalanced because the mass is not the same on both sides of the equation. अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन 2 है, O2 है, बट हमारे प्रोडक्ट में एक मैग्नीशियम तो बैलेंस्ड है बट ऑक्सीजन हमारा एक कम है। तो ऐसे टाइप के इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मीन्स इसमें मास, जो हमारा मास मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन
RHS में है वो हमारा LHS में नहीं, और जो LHS में है वो RHS में नहीं है। सच अ केमिकल इक्वेशन, ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें हमारा मास सेम नहीं होता है LHS एंड RHS साइड में, उसको हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ईच इक्वेशन 1.2 इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो ये हमारा क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है जो ऊपर लिखी गई है, क्योंकि मास जो है हमारा LHS एंड RHS में डिफरेंट है। अब हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लास 10th में बोर्ड एग्जामिनेशन में दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपके ऑलमोस्ट इस चैप्टर में ये जो 4 चैप्टर आप पढ़ने वाले हो, इन लगभग सब में आपको इक्वेशन बनाने हैं और उनको बैलेंस करके हमेशा राइट करना होता है बोर्ड के पेपर में। और फिर हमारा बायो का जो चैप्टर है जिसमें हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा है, ग्लूकोज कैसे बन रहा है, फोटोसिंथेसिस, इसको भी आपको बैलेंस करके लिखना होता है। अगर आप बैलेंस करके केमिकल इक्वेशन को नहीं लिखते हैं तो एग्जामिनर आपके मार्क्स डिडक्ट भी कर सकता है, ठीक है। इस मतलब ऐसे इक्वेशन जो बैलेंस करके नहीं लिखे गए हैं वो हम उनको सही नहीं मानते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम अब बैलेंसिंग सीखने वाले हैं। इसके बाद मैं एक अलग सा लेक्चर लाऊंगी बैलेंसिंग के लिए, जो कि आपके 2 to 3 मिनट्स में हम पूरी बैलेंसिंग को समझ लेंगे और आप इसमें मास्टर हो जाओगे। बट आगे रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डेट यू स्टडी इन क्लास 9th। हमने एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें ना कोई नया मास बनता है और ना जो हमारे पास पुराना मास है वो डिस्ट्रॉय होता है। कैसे कि मतलब अगर अभी रिएक्टेंट्स को मिला करके अगर हमारे पास 24 ग्राम मास है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी 24 ग्राम का ही बनना चाहिए, ठीक है। दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। इन अदर वर्ड द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर, मीन्स जितने नंबर ऑफ एटम्स है आपके मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का हम एग्जाम्पल अभी ले रहे हैं। मैग्नीशियम का एक एटम है हमारे पास पहले, तो हमारे प्रोडक्ट में भी एक एटम है, बट हमारे पास ऑक्सीजन के 2 एटम है रिएक्टेंट में, बट हमारे जो प्रोडक्ट है उसमें बस एक इक्वेशन है, तो ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं माना जाएगा। In other words, the number of atom of each element, hence we need to balance a skeletal chemical equation। तो एक skeletal chemical equation को हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है, because we know the law of conservation of mass। तो इज दिस केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस? जो हमने इक्वेशन 1.2 पढ़ा वो बैलेंस है? नहीं, वो बैलेंस नहीं है। लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। The word equation for activity 1.3 may be represented as zinc plus sulfuric acid give zinc sulfate plus hydrogen. The above word equation may be represented by the following chemical equation: Zn plus H2SO4 give ZnSO4 plus H2। अब ये जो है हमारा वो क्या है, हमारे बैलेंस्ड 1.3 हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। कैसे? 1 atom of zinc is in reactant, so 1 atom of zinc is in product। हाइड्रोजन 2 SO4 एंड SO4 इन प्रोडक्ट ऑल्सो। सो यहाँ पे हमने देखा जेड एंड एलिमेंट, हम ऐसा एक चार्ट बनाते हैं जब भी हम बैलेंसिंग करने जाते हैं। तो सबसे पहले हम मेटल्स को लिखते हैं, फिर नॉन मेटल्स को लिखते हैं, फिर हमारे नोबल गैसेस, मतलब सबसे पहले मेटल फिर नॉन मेटल्स को हम लिखते हैं। तो हमने एक चार्ट बना दिया एलिमेंट जहाँ पे। फिर नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट LHS में हमारे पास क्या है, जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है। और हमारा नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट में कितने हैं, जिंक 1 है, सल्फेट 1 है, ऑक्सीजन 4 है एंड हाइड्रोजन 2 है। तो LHS और RHS में नंबर ऑफ एटम्स क्या है, सेम है। तो इस ऐसे केमिकल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब हम इसको बैलेंस करने का ट्राई करेंगे। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप बैलेंसिंग दी हुई है, तो इससे हम समझेंगे कि Fe प्लस H2O गिव Fe3O4 प्लस H2O। ये हमारा थर्मेट रिएक्शन भी है, Fe3O4 प्लस H2O। तो इसको हम बैलेंस करना सीखेंगे। ये हम चैप्टर 3 में इस रिएक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। टू बैलेंस अ केमिकल, स्टेप फर्स्ट हमारा क्या है, टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला। सारे फार्मूला के अराउंड आप बॉक्सेस बना लो। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस। जब भी हम कोई बैलेंस करते हैं इक्वेशन, तो हम जो बॉक्स बनाए उस बॉक्स के अंदर कोई चेंज नहीं करते हैं। मीन्स हम उस Fe3O4
को हम फिर Fe3O2 अपने मन से बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं बैलेंसिंग के टाइम पे। स्टेप 2 में आइए, लिस्ट द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब जितने भी हैं हम हमारे अनबैलेंस्ड इक्वेशन में एटम्स, उनको हम एक चार्ट में लिख लेंगे जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। स्टेप 3 में इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। ऐसा कंपाउंड जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं उसको बैलेंस करना थोड़ा इजी होगा। इट मे बी रियल रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट इन दैट कंपाउंड, सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो हम सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे? जिसका मैक्सिमम नंबर है एटम का। मीन्स हमें Fe जो हमारा Fe+H2O गिव्स Fe3O4+H2 है, इसमें हम सबसे पहले किसको करेंगे बैलेंस? इसमें हम सबसे पहले आयरन को बैलेंस करेंगे, क्योंकि RHS साइट में हमारा जो आयरन है वो 3 एटम का है। तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सेलेक्ट Fe3O4 एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट। आई एम सो सॉरी, मैंने आयरन को बोल दिया, बट ऑक्सीजन का एटम सबसे ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन हमारा क्या है? 4 है। तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम ऑन द RHS एंड ओनली 1 ऑन द LHS। या टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम हम क्या करेंगे? पहले इनिशियल में हमारे पास 1 in H2O, 4 in Fe3O4। रिएक्टेंट में हमारे पास 1 ऑक्सीजन है जो कि H2O में है, पर प्रोडक्ट में हमारे पास 4 ऑक्सीजन है। तो जो हमारा इनिशियल में ऑक्सीजन 1 है उसको 4 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स हम H2O के आगे बॉक्स के बाहर 4 बना देंगे, 4H2O। लेकिन जब हमने 4H2O किया तो जो हमारा हाइड्रोजन है वो हमारा क्या हो गया? 8 हो गया। स्टेप 4 में आइए तो आप देखेंगे कि अब हमारा जो ऑक्सीजन तो 4 हो गया, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस्ड हो गया, बट हमारा जो हाइड्रोजन है वो अनबैलेंस्ड हो गया। वो क्या हो गया? 8 हो गया। तो अब यहाँ पर 8 है, तो हमारे जो RHS साइड में हमारा जो हाइड्रोजन है वो बस 2 हाइड्रोजन है। तो उस H2 को आगे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा वो क्या बन जाएगा 8 हाइड्रोजन फिर से बन जाएगा। द इक्वेशन वुड बी Fe+4H2O गिव Fe3O4+4H2। अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स मूव टू, आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई कि, और नहीं भी अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो आप इसको एक बार और देख लोगे तो आप इसको अच्छे से समझ जाओगे, और ये बैलेंसिंग आप करके ज़्यादा सीखोगे। वैसे मैं जितने भी क्लास 10th के आपके बैलेंसिंग है उनकी एक वीडियो इसके बाद आएगी, इफ़ यू ऑल डिमांड। अब हम आते हैं स्टेप 4 पे। एग्जामाइन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज़ नॉट बैलेंस्ड। अब हम तीसरा एलिमेंट लेंगे जो बैलेंस नहीं है, विच इज यू फाइंड दैट ओनली 1 एलिमेंट इज लेफ्ट टू बी बैलेंस, दिस इज आयरन। अब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया, हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया। अब हमारा आयरन रह रहा है। तो रिएक्टेंट में 1 आयरन है और प्रोडक्ट में 3 है, तो रिएक्टेंट वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिएक्टेंट में भी हमारा आयरन वो हो गया। अब हम बॉक्सेस को हटा करके बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख देंगे और केयरफुली एग्जामाइन। अब हमारा जो है हमारा 7th स्टेप, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। केयरफुली एग्जामाइन द अबव बैलेंस्ड इक्वेशन 1.9। Does this equation tell us anything about the physical state of each reactant and product? हमने जो ऊपर बैलेंस इक्वेशन बनाया 1.9, इसमें ये नहीं पता चल रहा कि जो हमने वाटर लिया है H2O हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, ये हमारा सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है या गैसियस स्टेट में है। आयरन हमारा किस स्टेट में है, Fe3O4 हमारा किस स्टेट में बन रहा है, हाइड्रोजन हमारा गैस है या क्या है। तो ये हमें जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट केमिकल इक्वेशन नहीं दे रहा है। तो इसको कैसे हम टैकल करेंगे? इसमें हम क्या करते हैं, हम इन इक्वेशंस के आगे ब्रैकेट बना करके इनके स्टेट ऑफ मैटर को भी लिख देते हैं। तो यहाँ से आप देखो, टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड अलॉन्ग विद देयर केमिकल फार्मूला। उनके केमिकल फार्मूला के आगे हम ब्रैकेट में उनके स्टेट्स भी राइट कर देते हैं। द गैसेस, लिक्विड, एक्वस एंड सॉलिड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिप्रेजेंट बाय द नोटेशन। गैसेस को हम G ब्रैकेट, फिर लिक्विड को L, एक्वस मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसमें पानी हो तो AQ एंड सॉलिड को सॉलिड रिस्पेक्टिवली। द वर्ड एक्वस इज रिटन इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज अ सोल्यूशन इन वाटर, वही मैंने आपको बताया। द बैलेंस्ड इक्वेशन 1.9 बिकम 3Fe सॉलिड प्लस 4H2O गैस गिव्स Fe3O4 सॉलिड प्लस 4H2 गैस। तो ये हमारा ओवरऑल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने लगा कि हमने आयरन सॉलिड में लिया, H2O उसमें गैसियस H2O
किया, फिर उसमें Fe3O4 प्लस ऑक्सीजन. नाउ दैट द सिंबल G इज यूज विथ H2O टू इंडिकेट दैट इन दिस रिएक्शन वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम. अब जो हमने गैस G लगा दिया 4H2O के आगे, वो हमें क्या बता रहा है कि हमने जो वाटर लिया है वो हमने लिक्विड स्टेट में ना लेकर, सॉलिड स्टेट में ना लेकर, हमने उसको गैसियस यानी स्टीम में लिया है. तभी तो हाँ आइए. यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड in chemical equation unless it is necessary to specify them. Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst etc. अभी भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि कौन से टेम्परेचर में या क्या कैटालिस्ट क्या होता है जो किसी भी रिएक्शन को करवाने में हेल्प करता है. आगे हम निकिल और पैलेडियम कैटालिस्ट के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में. Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst etc. for the reaction indicated above or below the arrow in the equation. For example, carbon monoxide in gaseous state plus 2H2 in gaseous state give 340 atomic give CH3OH in liquid state. और यहाँ पे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन नीचे लिखा हुआ है जो कि हमारा फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन, जिसमें हम 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12H2O give in the presence of sunlight and chlorophyll give C6H12O6 in aqueous plus 6O2 in aqueous plus 6H2O in liquid. During this step can you balance 1.2 given in the text earlier. अब ये क्वेश्चन हम इसके इंटेक्स क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस की कि आप ये जो इंटेक्स क्वेश्चन है उसको एक बार खुद से ट्राई करेंगे. इंटेक्स क्वेश्चन का हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे. एक्टिविटी एंड इंटेक्स क्वेश्चन उसके बाद, एंड उसके बाद एक 10 मिनट रिवीजन, एंड देन लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रिवीजन, देन रिवीजन बाय माय नोट्स. दैट ऑल द प्रोसेस दैट वी गोना टू डू फॉर दिस चैप्टर. Then you are absolutely ready for your class 10 board examination. Type of chemical reactions. अब हमने जो chemical reactions के बारे में पढ़ा उनमें क्या क्या, उनमें अलग अलग टाइप होता है. पहला हमारा आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब जब किन्हीं दो रिएक्टेंट्स को हम आपस में मिला करके दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. लाइक स्मॉल कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइन में हम मिलाएंगे तो हम बीकर को टच करेंगे. टू यू फील इन चेंज इन टेम्परेचर, ऐसा हमारे एक्टिविटी 1.4 में दिया हुआ है. कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेग लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करता है. CaO इन सॉलिड, CaO को हम क्विक लाइन बोलते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेग्ड लाइन बोलते हैं. तो जब हम CaO को प्लस H2O करते हैं तो इट गिव CaOH होल ट्वाइस मतलब हमारे पास 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन दोनों दो हैं. तो O2H2 लिखने की जगह हमने क्या लिख दिया, OH होल ट्वाइस प्लस हीट. इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइंस टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम ऑक्साइड. लाइक आलू प्लस आटा गिव आलू पराठा. तो दैट्स इज समथिंग लाइक दैट. सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म 2 or more reactant is known as a combination reaction. अब let us discuss some more examples. बर्निंग ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है. सबसे पहले हम एलो बॉक्स पढ़ लेते हैं कि अगर हम सोल्यूशन ऑफ स्लेग लाइन प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन, जो हमने स्लेग लाइन बनाया है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर को लेकर CaOH होल ट्वाइस, अगर हम उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वॉल्स पे लगा दें में और तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंट में एक कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बना लेता है जो कि शाइनी फिनिश देती हैं वॉल्स को. ये हमारा हो गया. वैसे तो अब ये बोर्ड ये पूछता नहीं है, बट वी हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स. सो कार्बन सॉलिड स्टेट में प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. 2H2 plus oxygen give 2H2O means water. In simple language, we can state that 2 or more substance, element or compound combine to form a single product. The reaction are called combination reactions. And exothermic reactions की हम बात करते हैं जिसमें हमको हीट मिलती है. और डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव. We get this energy from the food we eat. During digestion, food is broken down into simpler substances. For example, rice, potatoes, and bread contain carbohydrates. These carbohydrates are broken down to form glucose. This glucose combines with oxygen in the cells of our body and provides energy. The special name of this reaction is respiration, the process which we will study in chapter 6. तो हमारा यही respiration होता है. Respiration एक exothermic process है. The decomposition of vegetable matter into compost is also an example of exothermic reaction. तो ये जो दोनों हमने बात किया हमारा क्या है,
आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन टेक प्लेस इन, यहाँ हम आते हैं एक्टिविटी 1.5 में, जो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब है हम अभी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक तोड़ करके दो मिलाकर एक बना रहे थे, अब हम एक तोड़ करके दो या दो से ज़्यादा चीज़ें बनाएंगे। लाइक ग्रीन कलर फेरस सल्फेट क्रिस्टल हम लेंगे, फेरस सल्फेट, इसको हम हीट करेंगे तो ये फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। इन दिस रिएक्शन यू ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट, मीन्स एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होगा और टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। सॉरी फॉर द इशूज़। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या, जब एक सिंगल रिएक्टर ब्रेक होकर के हमको 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट देता है, तो दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स FeSO4.7H2O को हम पहले हीट करते हैं तो सबसे पहले वो अपना वाटर लूज करके FeSO4 बनता है, फिर हम उसको फर्दर हीटिंग करते हैं तो हमें Fe2O3 सॉलिड प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस में देता है। फेरिक ऑक्साइड जो हमारा सॉलिड होता है और SO2 एंड SO3 हमारे गैस होते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विकलाइम, इट हैज मेनी यूजेज, वन इज द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। आप लोग मैन्युफैक्चर उनका यूजेज मीन्स यूजेज जो भी मैं बता रही हूँ उसको बहुत ध्यान से देखते रहेंगे क्योंकि दिस इज इम्पॉर्टेंट। जब भी कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो हमें फर्दर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, जिसको हम लाइम और क्विकलाइम कहते हैं। अब हम आएंगे एक्टिविटी 1.6 में, जो हमारा लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट 2 PbNO3 होल ट्वाइस को जब हम हीट करते हैं लेड नाइट्रेट तो ये हमें क्या देता है 2 PbO इन सॉलिड लेड ऑक्साइड प्लस 4 NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन देता है। ठीक है, इसमें हमारा क्या होता है मैच स्टिक की जैसी खुशबू आती है, नहीं आई एम सो सॉरी, आई एम फॉरगेटिंग इट, लीव इट, ये हमें ब्राउन फ्यूम्स देता है। टेक अ प्लास्टिक मग ड्रिल 2 होल्स इन इट। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन की, ये एक्टिविटी हम अच्छे से पढ़ेंगे आगे, अभी इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं बिकॉज इसके लिए एक एक्टिविटी अच्छे से बतानी पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, यू विल सी डैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। सनलाइट में हमारा जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो किस कलर में चेंज होता है, ग्रे कलर में। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। तो इसमें हमारा क्या हुआ चेंज इन कलर हो गया। 2AgCl इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट चेंज इनटू Ag सॉलिड प्लस क्लोरीन गैस। सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव्स इन द सेम वे, मतलब 2AgBr मीन्स सिल्वर ब्रोमाइड इन सॉलिड स्टेट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव 2Ag प्लस Br। तो हमारा जो अबव रिएक्शंस हैं दोनों वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में हमारा क्या यूज हो रहा था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट हम किससे कर रहे थे, कैल्शियम ऑक्साइड से, और अभी हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी विथ दीज सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर क्लोराइड का रिएक्शन कर रहे थे। वी हैव सीन दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्ड एनर्जी ईदर इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हमको क्या चाहिए होता है फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स को चूड़ेंगे, या तो हमको हीट चाहिए या फिर लाइट चाहिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी ये वाला जो हमें इलेक्ट्रिसिटी इसमें चाहिए होता है, इसमें हम वाटर क्या करते हैं H2 प्लस O2 करके H2O इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं, इसमें हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन हमारा एनोड पर है और कैथोड पर हमारा हाइड्रोजन है। जब हम वाटर को एक बैटरी से मग में वाटर लेकर के उसमें 2 टेस्ट ट्यूब लगा करके बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो हमारे एनोड पे बनता है ऑक्सीजन और कैथोड पे बनता है हमारा हाइड्रोजन। तो मीन्स जब हम पानी में अगर पानी H2O है उसको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में डिवाइड करना है तो हमको उसमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, और इलेक्ट्रिसिटी हम ऐसे देते हैं जो हमें हाइड्रोजन को तोड़ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। और अभी हमने यहाँ पे हीट दिया लेड नाइट्रेट को और यहाँ पे फेरस सल्फेट को हीट किया, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी दिया और सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को हमने सनलाइट के प्रेजेंस पे किया। मीन्स आप समझ रहे हैं या हीट लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में ही हम देते हैं। हीट को आपको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हम इलेक्ट्रिसिटी से करते हैं, और कौन सा है हमारा लाइट से हम थर्मल वाला। ठीक है, आइए वैसे इसमें दिया नहीं हुआ है नाम तो इतना पढ़ना जरूरी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम इंटेक्स क्वेश्चन छोड़ रहे हैं अभी, बट हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। आइए हम यहाँ पढ़ते हैं। आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि आपको टेक 3 आयरन नेल एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर।
तो हम इसमें मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रही हूँ, हम रीडिंग इसकी बाद में करेंगे। तो आयरन नेल टेक आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड आयरन नेल को हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालते हैं। तो इससे में हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिला, इसके बारे में हम इसमें डिस्कस किए हैं। व्हाई डू द आयरन नेल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, जब कोई लेस रिएक्टिव मेटल या मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड में से हटा दे या उसके फॉर्मूला में से हटा दे, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो व्हाई डू द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर, आयरन नेल क्यों ब्राउनिश हो गया, एंड द ब्लू कलर ऑफ कार्पेट सोल्यूशन और कॉपर सल्फेट का ब्लू सोल्यूशन फेड क्यों हो गया, इसके बारे में पता करेंगे। Fe सॉलिड को जब हम CuSO4 एक्वस में डालते हैं तो जो हमारा Fe है वो कॉपर को डिस्प्लेस करके FeSO4 का फॉर्मेशन करता है जो कि एक्वस होता है। तो ये सब बातें हमारी हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा ख़त्म है। और PB सॉलिड प्लस ये सब उसके एग्जाम्पल है, आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा, वो ऑलमोस्ट तो ये हो गया है। यहाँ पे दिया हुआ है आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ये बात हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। यू विल ऑब्जर्व दैट अ वाइट सबस्टांस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर फॉर्म, ये जो ये लिख रहा है वो एक्टिविटी 1.10 के बेसिस पे लिख रहा है कि टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब में हमने सोडियम सल्फेट का एक सोल्यूशन लिया और एक में हमने बैरियम क्लोराइड लिया है। सोडियम सल्फेट को हम बैरियम क्लोराइड में जब मिलाएंगे तो हम देखेंगे कि एक वाइट कलर का सबस्टांस उसमें बन रहा है। तो दो ये वाइट कलर का सबस्टांस है, दिस इनसॉल्युबल सबस्टांस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट। जो ये वाइट कलर का सबस्टांस बन रहा है वो इनसॉल्युबल है सोल्यूशन में, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट कहेंगे। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसर्स अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। Na2SO4 एक्वस प्लस BaCl2 एक्वस गिव BaSO4 प्लस 2NaCl। तो सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड गिव बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। हमारा बैरियम सल्फेट वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बाहर निकलता है। The white precipitate of BaSO4 is formed by reaction of SO4 minus and Ba2 plus. The other product formed is sodium chloride which remains in the solution. Such reaction in which there is an exchange of ions. तो इसमें हमारा क्या हुआ, exchange of ions हुआ, मतलब सोडियम की जगह हमारा बैरियम चला गया है और बैरियम की जगह हमारा सोडियम आ गया है। तो हमारा यहाँ क्या हुआ है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो यहाँ ऐसे रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है उसको क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। द सर्फेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद ब्लैक कॉपर टू ऑक्साइड, व्हाई दिस हैज ब्लैक सबस्टांस फॉर्म। कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड, क्या हो जाता है, जब हम कॉपर पाउडर को रख देते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो किस कलर का हो जाता है, ब्लैक कॉपर टू ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम समझेंगे। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। क्योंकि जब हम ऑक्सीजन कॉपर को रख देते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन मिलकर के कॉपर ऑक्साइड का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास ओवर दिस हीटेड मटेरियल, अगर कॉपर ऑक्साइड पर से हम हाइड्रोजन गैस पास आउट करें तो हमें एक ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न ब्लू, मतलब जो अभी ब्राउन कलर के कॉपर पे ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड का कोटिंग जम गया था, अगर उसी कॉपर ऑक्साइड पर हम फिर से हाइड्रोजन का गैस डालें तो वो रिवर्स रिएक्शन शो कर देगा, मतलब हमें फिर ब्राउन कलर का कॉपर मिल जाएगा। ऐसे रिएक्शन को में पहले क्या हुआ, कॉपर जो है हमारा वो उसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको, अभी यहाँ पे अलग अलग पढ़ते हैं क्योंकि कंफ्यूज हो जाएगा। इफ सबस्टांस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, अगर कोई सबस्टांस रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन का गेन करता है, मीन्स कॉपर प्लस ऑक्सीजन में हमारा क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, मतलब कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है। ऐसे रिएक्शन को इसको हम क्या कहते हैं कि ऑक्सीडाइज्ड कहते हैं, मीन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। और जब हमारे कॉपर ऑक्साइड में हमने हाइड्रोजन का पास किया तो कॉपर से ऑक्सीजन हट गया, इसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड कहते हैं। During this reaction 1.29, the copper to oxide is losing oxygen and being reduced. The hydrogen is gaining oxygen and being एक रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन में कॉपर ऑक्साइड हमारा क्या होता है, रिड्यूस होता है और हाइड्रोजन हमारा क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। इन अदर वर्ड वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज वाइल द अदर गेट्स रिड्यूस, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा हमारा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है। एक सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। इसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं या फिर शॉर्ट में इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होकर
H2O बन जा रहा है और कॉपर रिड्यूस होकर के कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होकर के कॉपर बन जा रहा है। ऐसे और एग्जाम्पल नीचे लिखे हुए हैं कि जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड हमारा रिड्यूस होकर के जिंक बन गया और कार्बन हमारा गेन ऑफ ऑक्सीजन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। अब MnO2 प्लस 4HCl में MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 बन रहा है। MnO4 क्या हो रहा है, हमारा रिड्यूस हो गया क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो ये हमारा रिड्यूस हो गया। और HCl में जो हमारा H है, HCl हमारा जो है Cl अगर की बात करें तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, तो अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है तो भी उसको ऑक्सीडेशन ही कहते हैं। तो क्लोरीन का हमारा ऑक्सीडेशन हो गया और हाइड्रोजन का हमारा और हाइड्रोजन हमारा बचा, उसमें H2O बन के वो ऑक्सीडाइज हो गया। आगे यहाँ पढ़ते हैं रिएक्शन 1.31 कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO एंड JNO इज रिड्यूस टू Zn। इन रिएक्शन HCl इज ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन, क्योंकि HCl में से हमारा हाइड्रोजन हट के क्लोरीन बन गया और MnO2 रिड्यूस होकर MnCl2 बन गया। फ्रॉम द above example we say that if a substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction it is oxidized। if a substance loses gains, अगर कोई भी सबस्टांस ऑक्सीजन का गेन करता है या फिर हाइड्रोजन का लॉस भी करता है तो हम उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। या तो फिर आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और अगर सबस्टांस लूज कर दे हाइड्रोजन या फिर नहीं सॉरी लूज कर दे ऑक्सीजन या फिर गेन कर ले हाइड्रोजन, बात को एक समझिए अलग अलग। ऑक्सीडेशन क्या, या तो उसमें से हाइड्रोजन हट जाए या फिर ऑक्सीजन मिल जाए तो ऑक्सीडेशन O से, तो O मतलब ऑक्सीजन का मिलना और हाइड्रोजन का हटना। और रिडक्शन हमारा क्या होता है, उसी का वाइस वर्सा, मतलब ऑक्सीजन का वहाँ से निकलना और हाइड्रोजन का मिलना हमारा क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, जिसको हम रिड्यूस कहते हैं। इसमें रिकॉल एक्टिविटी 1.1 में हमारा पूछ रहा है कि व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ दार्जिलिंग फ्लेम इन एयर ऑक्सीजन एंड चेंज इनटू वाइस सब्सटेंस मैग्नीशियम, तो हमारा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को, तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो जाता है और बन के क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन। अब हम बात करेंगे हाउ वे वी ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम एवरीडे लाइफ में कहाँ देखते हैं, हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखा, हमने हमने डबल डिस्प्लेसमेंट देखा एंड आपका वो कौन सा रिएक्शन है कॉम्बिनेशन के बाद, डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखा। अब हम कोरोजन के बारे में बात करेंगे जो कि एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। कोरोजन क्या होता है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट, मैं ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लेती हूँ एक बार, that iron particles are shiny when new but get coated with a reddish brown powder when left for some time. This process is commonly known as rusting of iron। rusting of iron क्या है, जब हम कोई भी आयरन आर्टिकल को एक्सपोज करके रख देते हैं मॉइस्चर में तो वो रस्ट जमा कर लेता है अपने ऊपर। आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर के Fe2O3.H2O का फॉर्मेशन करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रस्ट ऑफ आयरन कहते हैं। सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट टार्निश्ड इन दिस मैटर। इसी मैनर में हमारे और मेटल क्या है, टार्निश हो जाता है। टार्निश क्या होता है, हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर। कॉपर एंड सिल्वर के ऊपर जब हम कुछ दिनों बाद देखते हैं तो उस पर एक लेयर जम जाती है। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सबस्टांसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एसिड इट इज said to be corrode and this process called corrosion। जब भी हम ऐसा मेटल की सबस्टांस अपने अगर आसपास के सराउंडिंग में मॉइस्चर और एसिड से अटैक हो जाता है उसके ऊपर, उसको हम कोरोजन कहते हैं। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर द अदर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, स्पेशली बड़े बड़े आयरन के ब्रिजेस बनते हैं हमारे कार में, गेट में, इतने बड़े बड़े आर्टिकल को कोरोजन ख़राब कर देता है। कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। एवरी ईयर एन enormous amount of money is spent to replace damaged iron। You will learn more about corrosion in chapter 3। Have you ever tasted or smelled the fat/oil containing food material left for a long time? जब हम किसी भी fat/oil containing मटेरियल को रेफ्रिजरेटर में नहीं रखते हैं, उसको हम ऐसे बाहर रख देते हैं, तो जो फैट और ऑयल होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और रैंसिड हो जाते हैं। देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, और उनका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। यूजुअली सबस्टांस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर एंटीऑक्सीडेंट एंड एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। ऐसे फैट्स एंड ऑयल में हम एंटीऑक्सीडेंट मिलाकर रखते हैं। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंडीशनर हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन को स्लो डाउन करने के लिए हम टाइट कंटेनर्स में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं खाने को। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चर यूजुअली फ्लड बैग ऑफ चिप्स विद गैस सच अ नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। इसका आंसर येस और नो में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आप, ठीक है। प्लस हाँ,
नाइट्रोजन गैस हम चिप्स में भर देते हैं ताकि हमारा फैट एंड ऑयल ऑक्सीडाइज होकर के ऑक्सीडाइज ना हो और हमारा चिप्स फ्रेश बना रहे। तो जो ऐसा क्या आप ये चैप्टर पढ़ने के पहले क्या इसके बारे में जानते थे? अगर जानते थे तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें और नहीं जानते थे तो नो लिखें एंड उसके आगे थैंक यू भी लिखें क्योंकि मैंने आपको बता दिया। सो आगे के क्वेश्चन जो भी हमारे क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सब कुछ उसको इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी हमने क्या सीखा इसको एक बार समराइज कर लेते हैं कि कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड देयर फिजिकल स्टेट सिंबॉलिकली। A chemical equation is balanced so that the number of atom of each type involved in a chemical reaction are on the same reactant and product side में law of conservation of mass से दोनों साइड हमारे जो नंबर ऑफ एटम्स है वो सेम होने चाहिए। एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब दो या दो से ज़्यादा सबस्टांस मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब एक सबस्टांस 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स में टूटता है उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसे रिएक्शन जिसमें हमको हीट देनी पड़े उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं और रिएक्शन जिसमें से हीट निकले उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अदर एलिमेंट, जब कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके ही कंपाउंड से रिप्लेस करता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जब एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमको प्रिसिपिटेशन रिएक्शन देखने को मिलता है जिसमें इनसॉल्यूबल साल्ट बनता है, जिसमें हमने बैरियम सल्फेट का वाइट प्रिसिपिटेट का एक एग्जाम्पल पढ़ा है। और रिएक्शन ऑल्सो इन्वॉल्व द गेन और लूज ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बाई सबस्टांसेस। कुछ सबस्टांस हमारे गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ऐसे होकर के हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं जिसमें रिडक्शन द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन। ये चीज़ें तो ये सब चीज़ें हमने अच्छे से डिस्कस कर ली है। मीट यू टुमारो इन द नेक्स्ट लेक्चर। लाइक if this video is really helpful for you all, please like and subscribe my channel.